टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का आरआरबी ग्रुप डी का। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कई दिनों से भगवत और रामायण वगैरह चल रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे। 19881 कह रहा है इसका वर्गमूल यानी कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या है। देखिए आखिर आखिरी में 1 है तो इसका मतलब है या तो उसकी आखिरी डिजिट 1 होगी या फिर आखिरी डिजिट क्या होगी 9 होगी। पीछे के दो अंकों को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। 198 किसके स्क्वायर में आता है, अंडर, तो 14 का स्क्वायर होता है, हमें पता है 196। तो 196 14 का होता है, तो यहाँ 14 होगा, यहाँ 14 होगा। ये अब या तो 141 का होगा या तो 149 का होगा। अगर 150 का स्क्वायर करेंगे तो 22 इतना आ जाएगा, और ये इससे काफ़ी दूर है। ठीक है, ज़रा सा बताएं कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं, 14 × 15 कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, 14 के आगे क्या आएगा 15, तो इससे अगला वाला संख्या का मल्टीपल कर लेते हैं। हम एक्चुअली में 145 का स्क्वायर ढूंढेंगे। 145 का स्क्वायर होगा क्या, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 14 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 21 210, तो ये इतना आ जाएगा। जाहिर सी बात है 145 का स्क्वायर जब इतना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला 149 का नहीं हो सकता, तो किसका होगा 141। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करें, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को अगर मिल के करें तो 52.5 डेज यानी कि 52.5 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं 52.5 को अगर मैं 50 + 2.5 लिखूँ कोई दिक्कत, तो 50 तो इसे लिखूँगा और 2.5 को 5/2 लिख लूँगा, तो 50 और दुगना 100 और 100 + 5 यानी 105/2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 105/2। इसी तरीके से सी और ए, इनका एलसीएम कितना होगा, सी और ए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 42 दिन में कर सकते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेना आप लोग आराम से आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा 210। कह रहा ए बी सी का इंडिविजुअल काम कितना होगा। अगर मैं इन सब के इफ़िशियंसी निकालूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, इफ़िशियंसी लिखने जा रहा हूँ इसलिए, तो 70 का 3 गुना होता है, तो a + b की वैल्यू 3 आ गई। b + c 105 का दुगना होता है 210 पर, 2 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर 42, 210 में से 42 का डिवाइड करेंगे तो 42 का 5 गुना होता है 210। सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 9, 3 = 12 = ये सभी को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a और बी और सी का सम आ जाएगा ना, सबका 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। अब अगर ए और बी के बीच का एफिशिएंसी कहें कितनी होगी, तो एफिशिएंसी कितना है ए और बी की, अच्छा ए बी सी में ए बी सी, ए बी की नहीं, सिर्फ ए की अब हम निकालेंगे। कितनी निकालेंगे, ए की। अगर ए की निकालनी है तो हम बी सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। बी सी की कितनी है, बी सी की है 4, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक, और b की अगर निकालनी है तो हमें ac की रखनी पड़ेगी। ac की कितनी है 5, इसका मतलब हो गया b की हो जाएगी 1, और c की निकालनी है तो हमें ab की रखना पड़ेगा, वो है 3, तो c की हो जाएगी 3। ठीक है, अब ज़रा सा हमें डिवाइड करना है। 210 में से अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 105, तो ए उसी काम को अकेले करेगा 105 दिन में। 210 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे, बी करेगा उसी काम को 210 दिन में। 210 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यही सी काम करेगा उसी काम को 70 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा रवि ने एक समान धनराशि को, एक सामान को 6,250 रुपये में बेचा और इस प्रक्रिया में उसने 25% का लाभ कमाया। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता क्या थी, पर हाँ 25% का लाभ कमाने का मतलब है 100 में से 125% कमाया उसने, 100 का 125 कमाया। ठीक,
वो जो कमाया है वो है 6,250 रुपये। अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 25 पचे होता है 625, तो ये आ जाएगा 50, 50 इंटू 100 हो जाएगा 5,000। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितनी है 5,000। ये कह रहा है कि वही सामान को 6,000 में बेचता, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। अगर वो 6,000 में बेचता तो प्रॉफिट कितने का कमाता। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि प्रॉफिट वो 1,000 का कमा रहा है। अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूँ तो जितना प्रॉफिट आया है वो ऊपर, कितने पर कमाया है कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे, तो कॉस्ट प्राइस नीचे रख लीजिए 5,000 और इंटू कर दीजिए 100 का। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 20%। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें। अगला करते हैं। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जो x की वैल्यू है ये है 5/3 और दूसरी x की वैल्यू है -3/10। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती हैं तो हमें इसको इस साइड लाना पड़ता है, यानी x ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा 5/3 और इक्वल टू में 0, और इस साइड अगर इसको लाओगे तो ये आ जाएगा x प्लस का 3/10 इक्वल टू में 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का हम कराएंगे मल्टीपल, तो x माइनस 5/3 और इंटू x प्लस 3/10, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 बन जाता 3 और 3x माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 अपॉन 3, और इसको करेंगे 10x प्लस 3, तो 10x प्लस 3 अपॉन में 10 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब ये 10 3 30 होता है, 30 का अगर हम 0 से मल्टीपल कर देंगे तो 30 ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन कहीं लिखी हुई है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला करते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा 105 इंटू 2 और डिवाइड में 5 से 15 आ जाएगा और माइनस का 6, 15 6 का 90, 15 7 105, 7 दूनी 14 में से आपको 6 घटाना है, कितना बचेगा 8 बचेगा। हो जाएगा, हो तो गया, वैसे हो क्या जाएगा। अरे ये कहाँ से आ गया भाई। चलो, कह रहा कौन सा गति का समीकरण नहीं है। देखो गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर होता है u प्लस ए टी, ठीक है, ये साइंस का है, और s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये वाला तो हमें मिला यहाँ से, ये वाला भी मिला हमें यहाँ से, और हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला, और ए टी क्यूब नहीं होता, यानी ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। ध्यान रखना, ये तीनों नहीं है सही, मतलब इक्वेशन तो ये सही है पर हमसे कह रहा सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है, ये सही नहीं है। अब इस सवाल को पढ़िए जरा कि ऊपर दी गई आकृति में ए एफ ई पर एक स्पर्श रेखा खींचता है और सी डी ई इसकी वैल्यू कितनी है 80 है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यही कलर है ना, इसलिए ये 80 है, और बी सी और बी ई इक्वल है, यानी ये बी सी और बी ई क्या है इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है बताइए बी ई ए का माप, यानी बी ई ए ये वाली माप बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ना, समझना बहुत ध्यान से। क्या कि ये हमारे पास 80 है, और अगर ये 80 है तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स अगर किसी सर्किल के अंदर बना होता है तो आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है, यानी एंगल बी कितना होगा, एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 होना चाहिए। एंगल डी प्लस एंगल बी ये 180 होना, अरे एक सेकेंड, 180 होना चाहिए, और ये डी कह रहा है पहले से ही 80 है, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ये 100 आ गई। अब ये कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे x और x, तो 2x प्लस 100 यानी कि 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि ये वाली वैल्यू जो है वो 40 होने वाली है। ठीक है। अब एक और चीज़, कलर हमें चेंज करना पड़ेगा अगेन। क्यों? क्योंकि समझाना अलग चीज़ है। हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन और यहाँ सेंटर पर मानेंगे एक सेंटर। ठीक है। और इस सेंटर से इसको और इसको टच करेंगे। क्यों टच करेंगे? अरे यार ये कैसे टच हो रही है, थोड़ा सा समझ जाना, सीधा आप खींचना। ठीक है, टैप पर खींचती नहीं है। तो ये एंगल कितना होगा? आपको पढ़ाया जाता है क्या, आपने हाई स्कूल में अगर कभी पढ़ा हो कि सेंटर पर बना हुआ एंगल से सरकमफेरेंस पर बने हुए एंगल्स का हमेशा कैसा होता है? डबल होता है। यानी अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो या 9th में पढ़ा हो कभी। ठीक है। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और क्योंकि रेडियस सेम होती है, सर्किल की रेडियस तो हमें कभी बदलती नहीं है, इसलिए ये एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। अगर ये एंगल y रख लेता हूँ तो ये दोनों ही y हो जाएंगे। तो 2y + 160 = 180 टोटल एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10। अब किसी भी सर्किल, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, क्या कि सर्किल से कोई भी अगर टेंजेंट खींची जाती, किसी भी तरीके की टेंजेंट ऐसे खींची गई मान लीजिए, ठीक है, तो सेंटर से उसका एंगल कितना बनता है? हमेशा 90 डिग्री बनता है। ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री, हमेशा कितना बनेगा? 90। अब हमें ये पता है कि ये पूरा एंगल इधर वाला कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो जाहिर सी बात है इधर वाला भी 90 बनेगा। मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अरे यार ये तो दिख भी नहीं रहा है, कौन सा कलर दिखेगा? ये दिखेगा। तो ये वाला कलर, ये वाला जो है ये भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो आपके पास इसमें क्या क्या आ गया? y आ गया, x आ गया और ये एंगल आ गया, यानी BEA। तो मैं लिखूँगा y + x + एंगल BEA = कितना? 90। y की वैल्यू क्या है? 10 है। x की वैल्यू क्या है? 40 है। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 50। उधर जाएगा तो BEA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे सॉरी, BEA की वैल्यू 90 - 40, दैट मीन्स 50 हो जाएगा। ये 40 क्यों होगा? 90 - 50, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 40। यानी BEA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, कट करूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखो हमसे कह रहा है BEA की वैल्यू कितनी होगी? 40। क्लियर? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भाज्य है? कौन सा भाज्य होगा? भाई हमको पता है कि ये वाले हमें नहीं पता, बट हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 जा 3 1 जा, तो हम इसको टिक मार देंगे, बस बात खत्म हो गई। यही वाला भाज्य होगा। यानी कौन सा किससे डिवाइड हो जाएगा? कौन संख्या जो किसी न किसी एक संख्या से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा 10 साल पहले मोहन उसकी माँ की आय का 4 गुनी थी। 10 साल बाद मोहन से दुगनी उम्र की होगी। अच्छा, 10 साल बाद वह मोहन से दुगनी उम्र की होगी। तो मोहन आज कितने साल का है? मोहन और उसकी माँ, यानी कि मोहन तो मदर हम लिख सकते हैं ना। अगर मैं मोहन की उम्र को x मान लूँ और मदर की उम्र को MOTHER, मदर की उम्र को हम y मान लेते हैं प्रेजेंट में। तो 10 साल पहले यानी x - 10 और y - 10, क्या मोहन की आयु की 4 गुनी थी। मोहन की आयु जितनी भी है उसकी 4 गुनी, यानी कि आ जाएगा 4x - 40 = y - 10।
ये उस साइड जाएगा या इसको इस साइड कर लो तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। अगला देखो, कह रहा है 10 साल बाद। ठीक है, x में भी हम 10 साल जोड़ेंगे और मदर भी, मम्मी भी 10 साल बड़ी हो जाएंगी। कह रही ये इनकी दुगनी उम्र की हो जाएगी। भाई ये दुगना कर लीजिए बराबर लाने के लिए, तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ये उधर आ जाएगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 10। कोई दिक्कत, दोनों को माइनस कर लीजिए। मोहन की उम्र पूछ रहा है तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10। जब आप माइनस करोगे ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x में से 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, जबकि 30 में से 10 ऐड होकर के 40 हो जाएगा। 40 का हाफ करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 आ जाएगी। x किसका था, मोहन का था। और हमसे पूछा क्या है, आज मोहन की साल कितने साल का है, आज मोहन 20 साल का है। ठीक है, या फिर ऐसे ऑप्शन वाइज देखते हैं कि 20 साल का आज मोहन है, 10 साल पहले मोहन 10 साल का रहा होगा, मम्मी उनकी 40 साल की रही होंगी, 4 गुना, और 20 में से दुगुना 10 साल जोड़ दो तो ये आज अगले 10 साल बाद 30 साल का मोहन हो जाएगा। और 10 साल अभी उनकी मम्मी 40 साल की 10 साल पहले रही होंगी, तो अभी कितने की हैं, अभी हैं 50 साल की। 50 में भी 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 60। ये देखो दुगना हो गया। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ एक गड़बड़ है, यहाँ पर ना अर्ध गोलार्ध होना चाहिए, अर्ध गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर। तो 8 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फीयर है, उसको एक ये समझिए कि इस तरीके का एक हेमिस्फीयर है और इसको क्या करते हैं, पिघला करके मेल्ट करके बनाया गया है एक कोन। तो कह रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, हेमिस्फीयर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, ठोस है तो प्लस πr² और ऐड कर लो तो 3πr²। हेमिस्फीयर की बात करें। अब कोण की बात करें, कोण का तो πrl प्लस πr²। अब l कैसे निकालेंगे, r आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस बेलनाकार शंकु बना जाता है, यानी r जो होगा वो h के इक्वल होगा कहीं ना कहीं। हाइट भी वही रखेंगे क्या, तो r² प्लस h², इसका मतलब है ये भी r² होगा। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर यहाँ हाइट तो दे नहीं दे रखी है। एक अर्ध को पिघलाकर r आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस लंबवर्ती वृत्ताकार शंकु बनाया जाता है, वृत्ताकार शंकु बनाया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। जिसकी हाइट जो भी होगी चलिए देखते हैं। ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हाइट नहीं दे रखी है ना। अगर मुझे समझ में आता है तो मैं बाद में बताऊंगा। हाइट दे नहीं रखी है इसलिए। अरिजीत की आयु हीरा की आयु का 1.5 गुना है। अरिजीत की आयु हीरा की आयु का 1.5 गुना का मतलब हो गया 3/2 है।
से 3.5 गुना से 3 साल ज़्यादा है, ठीक है, हो गया। जिसकी आयु, जिसकी मतलब हम हीरा की आयु की बात कर रहे हैं, दीपक की आयु से 2/3 से 10 ज़्यादा है। यदि दीपक की आयु का 5 गुना अरिजीत की आयु के 3 गुने के बराबर है। यदि दीपक की आयु का 5 गुना अरिजीत की आयु के सॉरी फॉर दिस 3 गुने के बराबर है, तो तीनों की वर्तमान आय का योग कितना होगा? ठीक है, कोई नहीं। यानी यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि दीपक और अरिजीत के बीच में कितने का अनुपात है? 3 और 5 का अनुपात है, ठीक है। तो इसको रख लें यहाँ पर, अरिजीत इज इक्वल टू एच की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं हम डी इंटू डी इंटू 2/3 प्लस 10 और इंटू में एच 3/2 प्लस 3। हमने सिर्फ एच की वैल्यू उठा के रख दी। तो ए इज इक्वल टू, जब हम इसका मल्टीपल इससे कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी बचेगा, ठीक है। जब इसका इससे कराएंगे तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, 15 प्लस का 3, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू डी प्लस 18। डी की वैल्यू कितनी है? 3 और ए की वैल्यू कितनी है? 5। ऐसा करते हैं, ए रख लेते हैं, तो ये 5a इज इक्वल टू 3a प्लस का 18, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 9। a की वैल्यू 9 का मतलब है 9 त्रिक 27, दीपक 27 साल का है, और 9 बना 45, अरिजीत 45 साल का है। और h की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, h कितना है? दीपक कितना है? 27 इंटू 2/3 प्लस का 10, तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और 18 10 28 साल का है हरजीत। तो तीनों की आय का योग कितना होगा? तो 45, 27 और 28, 27 दूना 54 1 55, 55 और 45 कितना हो जाएगा? 100 साल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। सवाल अच्छा है, बड़ा है थोड़ा सा। अब ये आसान सवाल है, यहाँ से देखो कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, फिर अब ज़्यादा होगा, तो 49 से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कम कितना हुआ? -1। ज़्यादा कितना हुआ? +3। कम कितना हुआ? -1। ज़्यादा कितना होगा? +3। यानी कितना आना चाहिए? 52। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। 9 सेंटीमीटर भुजा की घन को पूरी तरह से पानी से भरे एक आयताकार बर्तन में डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, कितना? 12 और आधार जो है 12 और 15 सेंटीमीटर है, तो पानी का स्तर कितना होगा? ठीक है। एक क्यूब के अंदर एक क्यूबॉइड को भिगोया गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 12 इंटू 15 इंटू एच कितना है? वही तो हमें निकालना है। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से करेंगे, सॉरी इसको नहीं काटेंगे, इसी से काट देते हैं। 3 5 जा 15, 9 9 जा 81, 81 अपॉन में 5 4 जा 20, 20 से डिवाइड करना है। तो अगर देखो ये अगर 80 होता तो 4 बार में चला जाता, पर पॉइंट लग करके अभी एक और है, 1/20 को हम 0.5 लिखेंगे, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। भाई सीधी बात है, 6 वाले तो नहीं होंगे, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, पर अगली बार तुम ध्यान ही रख सकते हो इसमें। अगला देखो, कह रहा है इसका और इसका मासा यानी कि HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 132 ये होता है 11 इंटू 12 का। अब 11 तो लिखेंगे, 12 को और लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 176 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 16, ये हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 11 तो दोनों में है, ठीक है, 4 दोनों में है, ठीक है, और कुछ है नहीं, तो 11 4 जा
44। ठीक, और एक चीज़ और, इसको देख करके ऐसा लगा इन दोनों का सम बीच में मिल जाए, इन दोनों का सम बीच में मिल जाए, मतलब 11 का मल्टीपल है। तो 11 का जो भी मल्टीपल होगा वो सारे के सारे 11 के ही मल्टीपल है। अरे तब तो आपको हिंट से नहीं मिल पाएगा ना, आपको निकालना ही पड़ेगा 44। अगर यहाँ 11 का मल्टीपल ना होता, मान लो यहाँ पर कितना होता, सॉरी मान लो यहाँ पर 32 लिखा होता है, यहाँ पर 60 लिखा होता है, यहाँ पर 20 लिखा होता है, ये 44 लिखा होता है, तो 11 का मल्टीपल ये सब नहीं है, ये है। तो ऐसा भी दिमाग तुरंत लगाया करो। 4 नंबर ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका औसत मिला करके कितना होता है, 26.5 होता है। यानी अगर हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4 करें तो वो कितना हो जाएगा, 26.5। इस 4 का इधर मल्टीपल करोगे तो यहाँ से हम 4 हटा के यहाँ कर लेते हैं, एक काम कर देते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 26 का दुगना 52, 53, 53 का दुगना 106 ना, यही होगा। मल्टीपल करके देख लीजिएगा। कह रहा अगर ए और बी का औसत कितना है, 20 है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का दुगना 40। अगर ए प्लस बी की जगह 40 हो जाएगा तो 40 उधर चला जाएगा। सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 106 में से 40 माइनस कर दीजिए, 66 आ जाएगा। अगर औसत निकालना है तो बटे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 33। तो कह रहा सी और डी का औसत कितना होगा, तो औसत तो 33 होगा, 33। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करें। कह रहा है समीम 8 घंटे में 420 किलोमीटर के सफ़र तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता और बीच में 2 विराम लेता, छोटा विराम बड़े विराम के समय का 1/3 समय है। ठीक है, तो बड़ा विराम कितने मिनट का था। भाई ये 8 घंटे में सफ़र तय कर रहे हैं 420, और रफ्तार कितने की रखे हुए हैं, 6 की रफ्तार से, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो इस हिसाब से 420 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 6 7 42, इनको ये सफ़र तय कर लेना चाहिए था कितने घंटे में, 7 घंटे में। अगर वो नहीं रुकता तो कितने घंटे में तय करता, 7 घंटे में। पर वो रुक के चला है, इसलिए उसने वो कितने घंटे में तय किया है, 8 घंटे में। समझ में आई बात। अगर वो नहीं रुकता, बिना विराम किए, मतलब बिना स्टॉप लिए वो लगातार चलता 60 की रफ्तार से, तो 7 घंटे पहुंच जाता। पर उसने तो लिया है रेस्ट 8, तो बीच में कितने मिनट का रेस्ट लिया है, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का रेस्ट लिया। अब ये 2 बार रेस्ट लिए, पहला रेस्ट छोटा विराम यानी छोटा रेस्ट लिया, एक बड़ा रेस्ट लिया। तो छोटा रेस्ट बड़े रेस्ट का 3 टाइम्स है, यानी एक बार टी समय के लिए रुका, एक बार 3t समय के लिए रुका। तो t प्लस 3t मिला के कितना हो गया, 4t इज इक्वल टू 60 मिनट। 4 से करोगे तो 15, यानी छोटा वाला रेस्ट 15 मिनट का था, बड़ा वाला रेस्ट 45 मिनट का होगा। सॉरी, तो 45 हमारा आंसर सही है। ठीक है, आसान है सवाल। अच्छा, ये सवाल आपका कठिन, वो अलग है, कठिन नहीं है, अलग है। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं 0 से नहीं शुरू होंगी। ठीक है, माध्यिका निकालनी है, तो इसका सही आंसर तो ये आना चाहिए, पर आंसर में कुछ और दे रखे थे। कह रहा है पूर्ण संख्याओं का माध्यिका कितनी होगी, 0 से लेकर के शुरू होगी और 25 तक जाएगी। तो 25 और 0 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, 26 संख्या आएंगी। 26 का आधा करो तो 13वां संख्या होगा। तो 13वीं संख्या होगी, 13वीं संख्या कौन सी होंगी, 12 होगा। और क्योंकि ये विषम है
सॉरी सम है यानी इवन नंबर है, तो 12 और 13 के बीच में होगी। इसका मतलब है बीच का माध्यिका कितनी होगी? 12.5। सार्थक 36 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है। सार्थक 36 घंटे में किसी काम को कर सकता है, जबकि विवान उसको 90 दिन लगाता है। विवान उसको 90 डेज लगाता है। अली रेत के भरे हुए सार खाली कर सकता है। अच्छा, अली का काम है खाली करना, वो 60 दिन लेता है खाली करने में। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 180। तो ठीक है, 36 पचे 180 होता है ना, 5 की यूनिट। 9 का 2 ना, ये -3 क्योंकि ये खाली कर रहा है। खाली गड्ढे को एक साथ काम करना शुरू, कितने दिनों में गड्ढा फिर से भर जाएगा। ठीक है, तो 5 2 7 और 7 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 4। तो 180 यूनिट काम करना है, जबकि हर दिन कितना यूनिट काम होगा? 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल के 7 यूनिट भरेंगे, पर ये 3 यूनिट खाली कर लेगा। एक तरीके से 180, आप ये समझ लो 180 किलो भरना है। ये लोग मिल करके एक दिन में 7 किलो भरेंगे, पर ये 3 किलो खाली कर देगा, तो मिल के तो 4 ही किलो भरेगा। डिवाइड करोगे तो 45 चौको होता है 180। ठीक है, अरे 48 नहीं, सॉरी 45 कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन। अब ये वाला करेंगे आप। ठीक है, एक खोखले गोले को बाहरी और आंतरिक क्रमशः व्यास कितना है? इतना इतना। तो R2 और R1, R2 कितना है? 24, 24 का आधा 12। R1 कितना है? 16, 16 का आधा 8। पिघला करके 32 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का बनाया जाता है। एक इससे बनाया गया बेलन यानी कि सिलेंडर, और 32 सेंटीमीटर व्यास है, ये मतलब 16 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ खोखला गोला है तो उसको क्या बोलते हैं? हॉलो स्फीयर ना। हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेलन यानी कि सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर, नहीं इसका कितना होता? वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 16। आर सी का स्क्वायर, अरे क्या हुआ भाई, क्यों फंस रहे हो? आर सी का स्क्वायर इंटू एच, यही एच निकालना है हमें। तो 4/3 पाई, ये हो जाएगा 12 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा कितना? 16 इंटू 16 इंटू एच। अब यहाँ से एच निकालना है, करें कुछ कैलकुलेशन। पॉइंट में भी आ रहा है, कैसे करेंगे? देखो, पहली बात तो इसको करने के लिए मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। पाई से पाई कट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, ये भी कट जाएगा। 12 माइनस 8 हो गया 4, और फिर 12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस 64 और प्लस 12 96 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू एच, और 4 से फिर 4 कट गया है। 144 64 कितना हो गया? 144। और अच्छा, सबको ऐड कर लें, 4 4 8, 8 6 14, हाजिर लगा 1, 14 6 20, 9 29 और 31 बटे कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू एच। चार से काटेंगे इसको तो 152/8, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काट देते हैं फिर से, तो 14 71/4। ये तो कुछ और ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखना, एक बार ट्राई करना, ठीक है, सही जवाब देखना।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको एक बार देखना यहाँ से क्या गड़बड़ हुआ, पर कॉन्सेप्ट यही है। कह रहा है 1,000 रुपये को 30% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 30% कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए है। लेकिन ब्याज की दर 4 माह में संयोजित की जाती है, तो साल भर में कितने मिलेगी? 4 माह में संयोजित की जाती है, 30 से करेंगे तो यानी 10% मिलेगी 4 माह में। तो एक साल में कितनी सी करी जाती है? तो बस लगा दीजिए 10,000 का 1 + 10/100 और 4 महीने के हिसाब से एक साल में कितनी बार जाना पड़ेगा? 3 बार, यानी एक साल में ड्यूरेशन कितनी होगी? 3 होगी। ये आ जाएगा, ये 10,000 इंटू 11/10, 11/10 और 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 11 का क्यूब 133 होता है, 1331 और 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? 75% छात्र पास हुए, यदि 2 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल परीक्षण कितना हो जाता? 80। भाई 75 से 80 हो जाता, यानी बचा हुआ 5% जो है ना एक्स का 5%, वो किसके बराबर है? वो 2 छात्रों के बराबर है। तो सॉरी 5 दूनी 10, 20 दूना 40, तो टोटल छात्र कितने होंगे? 40 छात्र होंगे। आसान सवाल। और ये आखिरी सवाल था, हाँ ये आखिरी सवाल है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि z का मान ज्ञात कीजिए। कथन 1 और कथन 2 कौन पर्याप्त है z के लिए? z निकालने के लिए मुझे a निकालना पड़ेगा, और a की वैल्यू x के बराबर है और x की वैल्यू 8 का स्क्वायर है। 8 के स्क्वायर 64, यहाँ 64 रखेंगे, 64 का 36 से करेंगे तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, और z की वैल्यू आ जाएगी 10। हाँ, बिना सेकंड की मदद से हम फर्स्ट नहीं निकाल सकते। तो कौन सी पर्याप्त है? 1 और 2 दोनों इक्वेशन पर्याप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी से वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनके अगर मैं कोई वीडियो बन सकता है तो मैं बना के दे दूँगा।